जब अपना ही खून पराया हो गया। प्रेमलता जी पलंग पर बैठी बड़े आराम से टीवी में रामायण देखने में लीन थी और वहीं बगल में उनके पति कैलाश जी अपने आराम कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। प्रेमलता जी पूरी तरह से रामायण में डूबी हुई थी कि अचानक खट की आवाज़ आई और टीवी बंद हो गई। प्रेमलता जी एकदम चौंक गईं। जैसे नज़र घुमाया तो देखा बहू दिव्या के हाथ में रिमोट था और टीवी उसने ही बंद किया था। प्रेमलता जी ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ बहू, टीवी कैसे बंद हो गया? फिर दिव्या की आवाज़ आई, मम्मी सारा दिन टीवी चलता रहता है, आपको पता भी है कितना बिजली का बिल आ जाता है, थोड़ा देखकर चलाया करें। बड़े ही कर्कश आवाज़ में दिव्या ने जवाब दिया। बहू दिव्या के मुंह से ऐसी बात सुनकर प्रेमलता जी का मुंह गुस्से से लाल हो गया। कैलाश जी ने अखबार चेहरे के सामने से हटाकर पहले बहू की तरफ देखा, फिर नज़र पत्नी की तरफ घुमाया और बहू से बोले, यह कौन सा तरीका है बहू अपनी सास से बात करने का? पापा आपको पता है ना कितना बिल आ जाता है और वह हमें ही भरना होता है, आपको क्या पता? आप तो सारा दिन बस अखबार में ही घुसे रहते हैं या फिर दोस्तों को बुलाकर चाय नाश्ता की फरमाइश करते रहते हैं। हर चीज़ में पैसा लगता है, हमें भी अपने बच्चों का भविष्य सोचना है, इसलिए आज से यह रिमोट मेरे पास रहेगा। सुबह के 2 घंटे और शाम के 2 घंटे ही टीवी चलेगा, मैं खुद ही आकर चला दिया करूंगी। यह कहते हुए दिव्या रिमोट लेकर तमतमाती हुई कमरे से बाहर चली गई। प्रेमलता जी तो जैसे पत्थर हो गई। कैलाश जी फिर पत्नी के पास गए। कंधे पर हाथ रखा ही था कि पति का स्पर्श पाकर प्रेमलता जी फूट फूट कर रोने लगी। कैलाश जी ने पत्नी को रोने दिया। पत्नी का हाथ पकड़कर वहीं पलंग पर बैठ गए। कैलाश जी ने उठकर साइड टेबल पर रखा पानी का गिलास पत्नी को दिया। अब प्रेमलता जी थोड़ी शांत हुई। उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जो उन्होंने सुना वह सही था। पति से कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उन्होंने पत्नी को चुप रहने का इशारा किया और चुपचाप अपनी आराम कुर्सी पर आकर बैठ गए। पत्नी को इशारा किया कि वह थोड़ी देर लेट जाएं और खुद कुर्सी के पीछे टेक लगाकर आंखें बंद करके सोचने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। बहू की बातें दिल में तीर की समान चुभ रही थी। पत्नी की तरफ देखा तो अभी भी आंखें खोल छत की तरफ देख रही थी। घर के हवा में बदलाव तो पिछले 2 महीने से महसूस कर रहे थे। बहू का बिना बात के चीखना, बेवजह चिल्लाना, पहले बेटा आते जाते मिलता था पर अब सिर्फ डाइनिंग टेबल पर ही दिखता था। कैलाश जी या प्रेमलता जी कुछ भी पूछे तो बस हाँ या ना में जवाब मिलता था। बहू 1-2 बार इशारे में जता भी दिया था कि पापा जी यह घर हमारे नाम कर दो। यह घर को अपने नाम कराने के लिए बहू ने कुछ महीने पहले कितना नाटक किया था। अरे मुझे और प्रेमलता जी को छोड़कर अपने मायके बच्चों को लेकर मायके चली गई थी, यह जानते हुए भी कि उसकी सास की तबीयत ठीक नहीं है। घर का सारा काम प्रेमलता जी को बीमारी में भी करना पड़ा था। बुढ़ापे की उम्र में उनसे अब घर के काम धाम नहीं बनते थे और बेटा 24 घंटे मुंह गिराए रहता था। इसीलिए बहू को मनाकर बड़े मुश्किल से मायके से बुलवाया था कि घर आ जाओ और अपनी गृहस्थी संभालो, तुम जैसा कहती हो हम वैसा ही करेंगे। तब जाकर के काव्या अपने ससुराल आई थी। लेकिन इधर 2-3 महीने से कैलाश जी महसूस कर रहे थे कि बहू के साथ साथ उनके बेटे का भी रवैया अपने माता पिता के प्रति बदल गया है। बेटा बहू को कहीं भी आना जाना होता तो बिना कहे चले जाते, कुछ भी नहीं बताते। अगर बेटे से कुछ कहते तो चिड़चिड़ा पड़ता था। कैलाश जी ने सोचा भी कि बाद में घर उन्हीं का तो होना है तो नाम कर देने में क्या फ़र्क पड़ेगा। और कैलाश जी अपने बहू बेटे के नाम घर करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। और उसी बीच कैलाश जी के बहुत पुराने मित्र उनके घर आए। बातों बातों में उन्होंने घर की सारी परिस्थितियां उन्हें बता दी। सारी बातें सुनने के बाद उनके मित्र ने कहा, देख भाई, जब तक तेरे हाथ में घर है तब तक तो तू सुकून से इस घर में रह सकता है, लेकिन जिस दिन तुमने अपने घर को बहू बेटे के नाम कर दोगे उस दिन तेरे बहू बेटे का रवैया तेरे प्रति बदल जाएगा। और मेरे इस बात को हल्के में मत लेना, मेरी बात मान, तू अपना घर अपने नाम ही रख, किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी का क्या भरोसा। और फिर तुम्हारे बाद सारा कुछ बेटे का ही तो है, तो फिर उनको अभी से तेरी जमीन जायदाद की इतनी जल्दी क्यों पड़ी है। उस दिन को याद करके कैलाश जी अपने मन में बोले कि मैंने अपने मित्र की बात मानकर मैंने बहुत अच्छा किया था, जिन्होंने उन्हें यह सलाह दी थी कि अपने जीते जी मकान किसी के नाम नहीं करना। हाँ, वसीयत जरूर बना लो और उसमें भी मकान पहले अपने पत्नी के नाम लिखना और उसके बाद बेटे के नाम। पत्नी का बुढ़ापा मत खराब करना, बुढ़ापे का क्या भरोसा, तुम्हारे बाद कम से कम इज्जत की 2 रोटी मिलेगी।
उनको इसी मकान की लालच में, और उन्होंने ऐसा ही किया। कैलाश जी ने बेटे बहू को इस बात की जानकारी नहीं दी थी, क्योंकि यह सलाह भी उनके दोस्त ने ही दी थी कि औलाद का असली रंग देखना है तो झूठ बोलकर देख लो, सच्चाई सामने आ जाएगी। इतनी जल्दी नकाब उतरेगा यह नहीं सोचा था। कैलाश जी ने सिर हिलाया जैसे किसी निर्णय पर पहुंच गए हों। रात को दोनों चुपचाप डिनर के लिए डाइनिंग हॉल में आ गए। बेटा बहू पोता पोती सब थे। चुपचाप खाना हुआ। बच्चे खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। कैलाश जी ने बेटा और बहू को अपने सामने बैठने के लिए कहा और बेटे की तरफ मुखातिब होकर बोले, देखो बेटा, आज जो हुआ वह मैं दोहराऊंगा नहीं। बहू से पूछ लेना कि आज उसने क्या किया है। ना अभी नहीं, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। बहू काव्या को बोलने के लिए आतुर देख कैलाश जी ने बड़े ही सख्त आवाज में बोले थे और बात आगे बढ़ाते हुए बोले, आज जो हुआ वो मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। इस घर को, तुम्हारी जिंदगी को बनाने में हमने कभी पैसे का मोह नहीं किया। तुम्हारी मम्मी भी अच्छा कमाती थी और मैं भी अच्छा वेतन पाता था। जिंदगी आराम से गुजर रही थी और फिर हम 2 मंजिला मकान भी बनवा लिया ताकि बुढ़ापा शांति से गुजर जाए। तुम्हारी मम्मी ने 2-2 ड्यूटी निभाई, घर को भी और पूरा समय देती थी, और नौकरी करते हुए भी प्रेमलता जी ने हमेशा तुम्हारे दादा दादी को पूरा आदर सम्मान दिया था। उनके प्रति अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हुई। और आज जब उनके सुख से रहने का समय आया तो उनके टीवी देखने का भी तुम दोनों को भारी पड़ रहा है। घर के खर्चों का जो तुम सुनाती हो बहू, घर के राशन और साग सब्जी का पेमेंट मैं करता हूँ, तुम तो सिर्फ बिजली का बिल देती हो। आज तक ना तुम्हारी मम्मी ने और ना मैंने तुम दोनों से कभी पूछा कि कहाँ जा रहे हो, क्या खर्च कर रहे हो। फिर भी हमारा खर्चा तुम्हारे लिए इतना बड़ा हो गया कि तुमने हमारी टीवी का समय भी बांध दिया। तो बेटा, यह तो मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। एक बात और सुन लो, अगर घर में मेरी या तुम्हारी माँ की बेइज्जती हुई तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसीलिए मैंने आज यह फैसला किया है कि तुम ऊपर की मंजिल में शिफ्ट हो जाओ, अपनी गृहस्थी अलग बसा लो और मुझे हर महीने के 15,000 रुपये किराया दो, या फिर कोई दूसरा मकान ढूंढ लो। मैं ऊपर की मंजिल किराए पे चढ़ा दूंगा, जिससे हमारा काम बहुत अच्छे से चल जाएगा। हम दोनों को पैसे की तो कोई चिंता नहीं है। अच्छा हुआ कि अभी मैंने यह मकान तुम्हारे नाम नहीं किया, वरना हमें तो बेघर करने में तुम दोनों एक दिन भी ना लगाते। इस महीने की आखिरी तक सोचकर जवाब दे देना, मैं उस हिसाब से आगे के लिए सोचूंगा। चलो प्रेमलता, कहते हुए कैलाश जी उठे और पत्नी का हाथ पकड़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गए, बिना यह देखे कि अभी जो बम उन्होंने पीछे छोड़ा है उसका असर उन दोनों पर किस तरह हुआ। अपने पिता की बात सुनकर कि बेटा और बहू दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि यह घर अभी उनके नाम नहीं हुआ है, तो दोनों अपने तेवर को नरम करते हुए अपने माता पिता के पीछे भागे। दोनों पैरों में गिर पड़े और अपने घड़ियाली आंसू से प्रेमलता जी और कैलाश जी को पिघलाने की कोशिश करने लगे। मम्मी जी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि यह घर आपके ही नाम पर है अभी, वरना हम आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते। जल्दबाजी में बहू काव्या के मुंह से सच निकल गया। इतना सुनते ही प्रेमलता जी की आंखों में स्नेह के आंसू नफरत में बदल गए। वाह बहू, मतलब जब तक घर हमारे नाम है तब तक अच्छा व्यवहार करो, और जब घर तुम्हारे नाम हो जाए तो बुरा व्यवहार करो, यही सब सीखा है तुमने। खैर, तुम्हें क्या ही बोलूं, जब अपना ही खून पराया हो गया। तुम दोनों जितना चाहे गिड़गिड़ा लो, मेरा फैसला यही रहेगा, कैलाश जी ने कहा। और दोनों अपने फैसले पर अटल होकर अपने कमरे की ओर तरफ चल दिए। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना भी ना भूलें।